साथियों, इस वीडियो में हम लोग 3 मई 2026 का करंट अफेयर जल्दी से पढ़ा जाएगा। उससे पहले लास्ट डे यानी कि 2 मई 2026 के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न 2 मई को था, भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक पहलों आईएसए, सीडीआरआई, जीबीए में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ? उत्तर ए जॉर्डन। जॉर्डन देश इसमें शामिल हुआ है। आईएसए, सीडीआरआई और जीबीए संगठन है, हमारे भारत के नेतृत्व में स्थापित संगठन है। मिशन सक्षम की शुरुआत हाल ही में किस संस्था के द्वारा की गई? मिशन सक्षम आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद का सदस्य किसे बनाया गया? उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु को। अगला प्रश्न, मराठी फिल्में जीव और अप्रैल मई 99 हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चुनी गई? कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए, कांस फिल्म महोत्सव के लिए, समारोह के लिए। चर्चा में रहे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो उत्तर हो जाएगा सी, वेटरिनेरियन गार्जियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेघालय में, मेघालय में भी उमरोई मेघालय। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम-1 निजी तौर पर डेवलप ऑर्बिटल रॉकेट है। हाल ही में हुई आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन बना? उत्तर सौरभ कोठारी। 10वां प्रश्न था, सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्णा राव, दोनों लोगों को सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। ये था 2 मई का करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का 3 मई का करंट अफेयर। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है, परवीन शेख को 2026 का व्हीटली अवार्ड किस कार्य के लिए मिला है? पहली बात साथियों, व्हीटली अवार्ड महत्वपूर्ण है। ग्रीन ऑस्कर इसे कहा जाता है। व्हीटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। यह इस वर्ष 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 2 नाम हमारे भारतीय खास हैं, दोनों नाम। पहला नाम है परवीन शेख। परवीन शेख को इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए व्हीटली अवार्ड मिला है। परवीन शेख और ये इंडियन स्कीमर एक पक्षी की प्रजाति है साथियों। इसके संरक्षण के लिए परवीन शेख को व्हीटली अवार्ड मिला है। टोटल 7 लोगों को यह अवार्ड मिला है, जिसमें से 2 हमारे भारतीय हैं, परवीन शेख और इनका नाम है बरखा सुब्बा। बरखा सुब्बा और परवीन शेख 2 हमारे भारतीय हैं, जिनको व्हीटली अवार्ड मिला है। टोटल 7 लोगों को मिला है साथियों, टोटल 7 लोगों को मिला है। इस वर्ष 7 संरक्षणवादियों को सम्मानित किया गया, जिनमें जिनमें एक व्हीटली गोल्ड पुरस्कार विजेता भी शामिल है। बरखा सुब्बा और परवीन शेख के साथ अन्य पुरस्कार विजेता का नाम है डॉक्टर मरीना कामेनी, जो कैमरून देश के, और मोरेंगेल्स एम्बिजा जिम्बाब्वे के, डॉक्टर पाओला सांगोल्क्वी इक्वाडोर के, डॉक्टर इस्सा सेदू घाना के, और इंडोनेशिया की फरविजा फरहान। तो साथियों, आपको 2 नाम जो हमारे भारतीय नाम है इसको ध्यान रखना है, बरखा सुब्बा और परवीन शेख, ये 2 नाम हमें ध्यान रखना है, ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है। व्हीटली अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। पहला नाम जो है परवीन शेख का, इनका नाम जुड़ा हुआ है इंडियन स्कीमर से जुड़ा हुआ है। दूसरा नाम है बरखा सुब्बा। बरखा सुब्बा साथियों, यह देखिए सामने है हिमालयी सैलामेंडर। हिमालयी सैलामेंडर के अस्तित्व के संरक्षण के लिए इनको व्हीटली अवार्ड मिला है। ये कहाँ पाया जाता है? तो दार्जिलिंग हिमालयन जो क्षेत्र साथियों पश्चिम बंगाल के उत्तर में, वहां पर पाया जाता है। इसके अलावा वो आर्द्र भूमि के लिए भी कार्य करती है और हिमालयी सैलामेंडर के लिए भी काम करती हैं। बरखा सुब्बा, इनको व्हीटली पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया गया है। 2 हमारे भारतीय। देखिएगा, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली परवीन शेख और बरखा सुब्बा को 2026 का व्हीटली अवार्ड मिला है। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, इन्होंने इंडियन स्कीमर, एक पक्षी की प्रजाति है, इसको बचाने का कार्य किया। किसने? तो ये जिससे क्वेश्चन पूछा गया साथियों परवीन शेख के बारे में, उनके बारे में कहा गया। बाकी आपको ध्यान रखना है कि बरखा सुब्बा भी दार्जिलिंग क्षेत्र में आर्द्र भूमि के संरक्षण और सैलामेंडर जो जंतु है उसके संरक्षण पर कार्य करती है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों, आज 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है और हम लोग प्रेस स्वतंत्रता का इंडेक्स पढ़ रहे हैं। इस वर्ष 157 रैंक है हमारे भारत का, 157 सूचकांक में स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है हर साल 3 मई। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है।
ये साथियों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स जारी किया जाता है। इस वर्ष प्रथम स्थान लगातार 10वें वर्ष नॉर्वे है, यानी 10 साल से लगातार नॉर्वे हर बार प्रथम स्थान पर हो रहा है, इस वर्ष भी प्रथम स्थान पर है। सेकेंड नीदरलैंड, थर्ड पर है एस्टोनिया, और लास्ट में अगर पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है इरिट्रिया। हमारे भारत का स्थान है 157, और टोटल देश कितने हैं तो 180। इरिट्रिया यानी कि 180वां देश है। पिछले वर्ष साथियों 2025 में 151वां स्थान हमारे भारत का था प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। इसके अलावा साथियों जितना भी सूचकांक है 2025-26 का, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सूचकांक हमारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहता है, देखिएगा नहीं दिखाई दे रहा होगा साथियों, तो आप क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 में आया था। भ्रष्टाचार में हमारे भारत का रैंक 91वां है और डेनमार्क प्रथम पर है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130वां स्थान, टॉप पर आयरलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है 131वां हमारा भारत, और आइसलैंड फर्स्ट पर है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भारत हमारा 99वां स्थान, फिनलैंड प्रथम पर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 41वां स्थान पर, स्विट्जरलैंड प्रथम पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत हमारा 38वां स्थान पर, टॉप पर स्विट्जरलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि शांति सूचकांक 115वां स्थान हमारे भारत का, टॉप पर आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में हमारा भारत 116वां स्थान पर, टॉप पर फिनलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 हमारा भारत 102वें स्थान पर, और वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम आज हम पढ़ रहे हैं 157वां स्थान हमारे भारत का है, 157वां। ग्लोबल एआई वाइब्रेसी इंडेक्स के अनुसार भारत हमारा तीसरे स्थान पर, अमेरिका फर्स्ट पर है। इसके अलावा देखिएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत हमारा चौथे स्थान पर, टॉप पर यूएसए है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार हमारे भारत का 14वां रैंक, और बुर्किना फासो पहले स्थान पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत हमारा 23वें स्थान पर, डेनमार्क टॉप पर है। एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत हमारा 71वें स्थान पर है, और स्वीडन प्रथम स्थान पर है। तीसरा प्रश्न, ई श्रम साथी मोबाइल ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ई श्रम साथी एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में जो श्रमिक हैं उनकी सुविधाओं के लिए ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साय। देखिएगा फोटो तस्वीर डिटेल। छत्तीसगढ़ सरकार ने ई श्रम साथी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ताकि मजदूरों को घर बैठे नौकरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। किसने लॉन्च किया इसे? तो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, इन्होंने लॉन्च किया है। तो अब छत्तीसगढ़ के बारे में उसका स्ट्रेटेजी कवर कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ साथियों 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य, हमारे भारत के 26वां राज्य के रूप में गठित होता है, मध्य प्रदेश से अलग होकर के। राजधानी थी रायपुर, फिर बाद में राजधानी हुई नया रायपुर, अभी इसको अटल नगर कहा जाता है। अटल नगर किस नगर का नया नाम हो गया? तो रायपुर का। यहाँ का छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष है साल। और साथियों यहाँ का अगर इतिहास और संस्कृति में देखा जाए तो पंथी राउत नाचा यहाँ का संस्कृति है, और तीजन बाई यहाँ की लोक गायिका है। पंडवानी यहाँ का लोकगीत लोक संगीत है। और बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है दशहरा का? बस्तर दशहरा तो छत्तीसगढ़ में। कोयला का समृद्ध क्षेत्र है, लौह अयस्क का समृद्ध क्षेत्र है, टीन का समृद्ध क्षेत्र है, और चूना पत्थर का। अब यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखना है, एक ट्रिक है साथियों, छ झा उ, ये है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ 1 नंबर पे, झारखंड 2 नंबर पे, और उड़ीसा 3 नंबर पर कोयला उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ वर्तमान आंकड़ों के अनुसार। और भंडारण में देखा जाए तो जेओसी, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी कि झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण है, उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। लौह अयस्क का भंडारण भी छत्तीसगढ़ में, और टीन का सबसे ज्यादा एकमात्र उत्पादक टीन का छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य टीन उत्पादन में मोनोपोली एकाधिकार है। जैसे कि साथियों झारखंड में साथियों कोयला का भंडारण खूब है, लेकिन उत्पादन कम करता है। भंडारण सबसे ज्यादा झारखंड में ही है कोयला का। उसी प्रकार से टीन का सर्वाधिक भंडारण छत्तीसगढ़ राज्य में है। ऐसे ही साथियों, ऐसे ही आपसे पूछा जाए बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां पर है? तो उड़ीसा में बॉक्साइट सबसे ज्यादा है। अभ्रक के लिए किसको जाना जाता है? माइका सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो झारखंड का ही साथियों, झारखंड का कोडरमा क्षेत्र है जिसे माइका सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। कोडरमा झारखंड माइका सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा एक पर्वत चोटी है साथियों, गौर लाता।
गौरलाता ये छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। गौरलाता 1225 मीटर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पर्वत चोटी यहाँ से पूछा जाए तो क्या उत्तर करेंगे? अमसोत चोटी। अमसोत चोटी सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी अमसोत है। ये कहाँ पड़ता है? सहारनपुर जिला में। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का गौर लाता सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। छत्तीसगढ़ से महानदी नदी होकर गुजरती है, जिसके अगल बगल के क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र होता है, धान की खेती अच्छी होती है, तो इसलिए उसे धान का कटोरा कहा जाता है। महानदी के अगल बगल के बेल्ट को धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा साथियों, एक पॉइंट और था यहाँ पर, देखिएगा ये नेशनल पार्क, यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तीरथगढ़ जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। भारत का नियाग्रा किसको कहते हैं? तो चित्रकूट जलप्रपात। ये चित्रकूट साथियों उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, चित्रकूट जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, वाटरफॉल है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा चौथा, हाल ही में ईपीएफओ ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ईपीएफओ ने साथियों ई प्राप्ति नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर हो जाएगा बी, ई प्राप्ति। देखिएगा ईपीएफओ का स्ट्रेटेजी के हम लोग कवर करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने एक नया पोर्टल ई प्राप्ति लॉन्च किया है। नाम क्या है? ई प्राप्ति। जिसका उद्देश्य क्या है? जो पुराने पीएफ अकाउंट है उसके पैसे को ढूंढना और वापस दिलाना। पुराना पीएफ अकाउंट है उसको कर्मचारी अगर भूल गया है तो उसको सर्च कराने में, उसको खोजने में मदद करेगा ये पोर्टल, और उस पैसे को दिलाने में सफलतापूर्वक कार्य करेगा। यह क्या नाम है? ई प्राप्ति, ईपीएफओ ने लॉन्च किया है। तो ईपीएफओ के बारे में हम देखेंगे। ईपीएफओ साथियों फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। स्थापना हुआ था 4 मार्च 1952 को। ईपीएफओ एक्ट कब आया था? 1952 में। उसी के तहत तो ईपीएफओ का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी प्रमुख योजनाएं कौन सी है? तो 1952 में चली थी ईपीएफ योजना 1952, और ईपीएस योजना 1995, और ईडीएलआई योजना 1976। ये तीनों योजनाओं का वर्ष ध्यान रखे रहेगा। अगला, भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन सेवा स्काई होप एविएशन कहां शुरू होगा? भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन सेवा साथियों स्काई होप एविएशन यह शुरू करने जा रही है लक्षद्वीप में। देखिएगा लक्षद्वीप में। सी प्लेन क्या होता है? सी मतलब होता है पानी वाला जहाज, और प्लेन मतलब होता है हवाई जहाज। तो जब दोनों मिल जाएगा, देखिए समुद्र में ये दौड़ेगा भी, चलेगा भी, और उसके बाद से हवा में उड़ भी जाएगा, उसे ही कहते हैं सी प्लेन। बहुत जल्दी जो है उत्तर प्रदेश का पहला गोरखपुर से बनारस और बनारस से गोरखपुर सी प्लेन उत्तर प्रदेश का चलने वाला है। अनाउंस हुआ था 2 वर्ष पूर्व में ही साथियों। भारत की पहली वाणिज्यिक तौर पर सी प्लेन कहां शुरू होगी? तो लक्षद्वीप में। ये भारत की पहली नहीं है, भारत की पहली गुजरात में एकता नगर केवड़िया में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है नर्मदा नदी, वहां पर चल रहा है पहला सी प्लेन। ये क्या है? कमर्शियल पहला सी प्लेन है जो स्काई होप एविएशन के द्वारा शुरू किया गया। सी प्लेन का थोड़ा और फोटो देखिएगा। सी प्लेन भारत में हवाई यात्रा सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि पानी से भी उड़ान हो सकेगा। सबसे पहले सी प्लेन सेवा लक्षद्वीप में कमर्शियल तौर पर शुरू हुआ है। सी प्लेन एक ऐसा विमान होता है जो पानी से उड़ान भरता है और पानी पर ही उतरता है। देखिएगा पहला सी प्लेन व्यवसायिक सी प्लेन का उद्घाटन हुआ था 31 अक्टूबर 2020 को। 31 अक्टूबर 2020 से एक साल पहले यह स्टेचू बना था। 182 मीटर ऊंचा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू ऑफ यूनिटी रामजी वंशुतार ने बनाया। उसके एक साल बाद वहीं पर नर्मदा नदी में भारत का पहला सी प्लेन चला था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कहाँ चलेगा यूपी का पहला सी प्लेन, तो उत्तर कमेंट करेंगे। इसका उत्तर कमेंट करिए। यूपी में कहां पर पहला सी प्लेन चलेगा? शायद हम अब इसी वीडियो में आपको इसका उत्तर बता भी दिए हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल सॉल्वो कहां लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। साथियों डीआरडीओ कोई भी टेस्टिंग करती है आंख मूंद करके, किसी भी चीज का होगा आंख मूंद करके उड़ीसा कर दीजिएगा। उड़ीसा में चांदीपुर जिला है, चांदीपुर जिला में व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, मुख्यालय नई दिल्ली में, समीर बी कामत उसके हेड है। इसका कार्य होता है मिसाइल को बनाना, मिसाइल का टेस्टिंग करना, मिसाइल वगैरह का टेस्टिंग यहीं से उड़ीसा से ही होता है। तो ये भी जो है नवल नाम का एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, इसका भी सफल परीक्षण डीआरडीओ ने यहीं से किया। देखिए
देखिए, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 29 से 30 अप्रैल 2026 को उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का पहला सफल सॉल्वो लॉन्च किया है। सॉल्वो का मतलब क्या होता है? ये सॉल्वो जो दिया है इसका मतलब हुआ कि एक साथ दो मिसाइल लॉन्च होगा। और कैसे? हेलीकॉप्टर से। साल्वो में एक साथ दो मिसाइल हेलीकॉप्टर से लॉन्च हो जाएगा। देखिए वही चीजें बड़ा होकर के डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर के एक नई मिसाइल का सफल टेस्टिंग किया है। इसका टेस्ट उड़ीसा के समुद्र तट से हेलीकॉप्टर से किया गया। सॉल्वो है यानी एक साथ दो होगा। अब डीआरडीओ ने किया था, डीआरडीओ का स्ट्रेटेजी के 1 जनवरी 1958 ईस्वी को डीआरडीओ का गठन हो जाता है और हर वर्ष 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस भी मनाया जाता है। डीआरडीओ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि बल का स्रोत, शक्ति का स्रोत विज्ञान ही है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डीआरडीओ कार्य करता है। इसकी टेस्टिंग उड़ीसा के चांदीपुर से होती है और हेडक्वार्टर नई दिल्ली डीआरडीओ भवन में है। ये देखिएगा दो फोटो आपको दिख रहा है, समीर बी कामत जी, ये वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन अध्यक्ष है और ये पहले चेयरमैन है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी डीएस कोठारी डीआरडीओ के प्रथम चेयरमैन अध्यक्ष थे और ये वर्तमान चेयरमैन और अध्यक्ष है। शानदार तरीके से आपके लिए कंटेंट कलेक्ट करते हैं साथियों, बनाते हैं एआई से इमेज। इसके अलावा डीआरडीओ का जो प्रमुख रक्षा प्रणाली का टेस्टिंग है या फिर मिसाइल उसने बनाया उसको देख लीजिएगा। पृथ्वी है, नाग है, पिनाका है, अरिहंत है और नेत्र। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी साथियों, पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाला और भारत का पहला स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है जो 150 से 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। पिनाका क्या है? ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर के 75 किलोमीटर है, यानी MK1 और MK2 है। नाग नाग साथियों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे दागो और भूल जाओ भी कहा जाता है। फायर एंड टारगेट एक बार कमांड दे दीजिए, अपने आप चलता रहेगा। दिन रात परिचालन क्षमता इसके अंदर है। अरिहंत भी डीआरडीओ ने बनाया। अरिहंत डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा बनाया गया है। यह पनडुब्बी है साथियों। K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस यह पनडुब्बी है अरिहंत। नेत्र नेत्र भी डीआरडीओ ने बनाया साथियों। नेत्र एक रडार सिस्टम है साथियों। क्या है? अवाक्स, हवा में दुश्मन के विमानों को पता लगाने वाली प्रणाली है। स्वदेशी रडार और संचार प्रणाली पर निर्भर है। भारतीय वायुसेना की आंखें इसको कहा जाता है। नेत्र को उपमा क्या दिया गया? भारतीय नौसेना की आंखें 360 डिग्री निगरानी करने और नियंत्रण करने में सक्षम है। क्या है यह हवा में एक रडार है साथियों। जैसे S-400 धरती पर से दुश्मन के मिसाइल को हिट करता है, एक सुरक्षा कवच है। जैसे इजराइल का आयरन डोम है, वैसे ही हवा में हमारा रक्षा प्रणाली है नेत्र। अब समझ में आ गया होगा आपको। 7वां प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस हाल ही में कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा डी, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को हर साल आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है साथियों? देखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक है, इसे ही आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे ही आयुष्मान भारत नाम दिया गया, उपमा दिया गया आयुष्मान भारत। योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए, आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में आयुष्मान भारत योजना के प्रति जागरूक बनाना, उन्हें बताना उसके बारे में। आयुष्मान भारत योजना जो है साथियों, यह शुरू होता है 2018 में। कहां से? झारखंड के रांची से। इसमें हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए मिलेगा। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए हर परिवार को मिलेगा हर साल में। इसमें साथियों एक नई चीज अपडेट हुआ था कि 70 साल से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है 70 प्लस, तो वो चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे कितना भी उनका इनकम हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड बना हो चाहे न बना हो, वो सब इस योजना के तहत एलिजिबल है। 70 प्लस उम्र हुआ, हमारे भारत के नागरिक हैं, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं बिना आयुष्मान भारत कार्ड बने ही। देखिएगा, नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 2018 में शुरू होता है। 8वां प्रश्न है, भारत ने हाल ही में पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक से युक्त कितनी कोयला खदानों को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये साथियों। 4 कोयला खदानों को पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीकी के लिए मंजूरी मिली है। 4 उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना आपको कि भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो झारखंड के, देखिएगा, झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता ब्लॉक से, झारखंड के जामताड़ा के कास्ता ब्लॉक से पहली बार यह जो तकनीकी है भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीकी, ये शुरू होता है पायलट प्रोजेक्ट पे। उसके बाद मंजूरी मिलता है 4 ब्लॉकों में,
इसका इसका कार्य को करने की। यह कार्य क्या है, इसको तो समझ लें थोड़ा सा। ये क्या है साथियों, देखिएगा होता क्या है, जैसे जमीन के अंदर जहाँ कोयला है वहां से कोयला निकाला जाता है, फिर उसे बर्न किया जाता है। अब इस कोयला को निकालने की जरूरत नहीं होगी। धरती के अंदर जहाँ कोयला है वहीं पर कोयला रखा जाएगा और उसी कोयला से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, जिस गैस की आवश्यकता है उस गैस को बनाया जाएगा। यानी कि देखिए, भूमिगत कोयला से गैस बनाने की प्रक्रिया भूमिगत कोयला गैसीकरण कहलाया जाएगा। यानी कोयला निकालने की जरूरत नहीं, कोयला वही रहेगा और गैस गैस की आवश्यकता है वो गैस बन जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट पर झारखंड के जामताड़ा के कास्ता ब्लॉक से शुरू हुआ था। अभी हाल ही में 4 ब्लॉकों को इसमें मंजूरी मिल गया है। भारत सरकार ने 4 कोयला खदानों को एक नई तकनीकी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन यूसीजी, ये है यूसीजी, ध्यान रखना है कि अंडरग्राउंड कोल और गैसिफिकेशन, इसी के इस्तेमाल को मंजूरी मिली। ये जो खदानें साथियों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्थित 4 खदानें हैं। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट परियोजना झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता ब्लॉक में। भारत के प्रमुख कोयला खदान देखेंगे हम एक बार साथियों। यह हमसे एग्जाम में पूछा जाता है और मैच कराने के लिए पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है, कठिनाई हो जाती है। एक बार पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी खदानें छत्तीसगढ़ में है, नाम है गेवरा। यह छत्तीसगढ़ भारत की भी और एशिया की भी सबसे बड़ी खदान है कोयले की। गेवरा, गेवरा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद कुसमुंडा, कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में। कुसमुंडा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला का खदान है। झारखंड में सबसे पुराना सबसे प्रमुख खदान है झरिया। झरिया कहाँ है, झारखंड। यह सबसे बड़ा कोयला का भंडारण है, सबसे बड़ा खदान नहीं है, भंडारण ये सबसे ज्यादा है झरिया। बोकारो झारखंड और उत्तरी कर्नापुरा और गिरिडीह ये भी झारखंड में कोयला का खदान है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है भारत का सबसे पुराना खदान, सबसे पुराना कोयला खदान रानीगंज। उड़ीसा में है साथियों तलचर और लखनपुरा। उड़ीसा में तलचर और लखनपुरा। अब कुछ एक और है साथियों, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना में सिंगरैनी है, मध्य प्रदेश में दूधी दूधी चूहा है, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सीमित मात्रा में कोयला का भंडारण है। लेकिन ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, सारे खदान को ध्यान में रखना है। नवा प्रश्न है, हाल ही में पर्व नामक सिस्टम किसने लॉन्च किया है। पर्व, पर्व सिस्टम लॉन्च किया है सेबी ने साथियों। पर्व सिस्टम लॉन्च किया किसने, सेबी ने। किसके लिए लॉन्च किया है, देखिएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने लॉन्च किया है पर्व। क्या है पर्व, सेबी ने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है पर्व। पर्व का फुल फॉर्म है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, इसका काम फाइनेंशियल कंपनियों के पिछले रिटर्न और रिस्क के दावों को चेक करना। यानी कि जो भी फाइनेंशियल कंपनियां हैं उसका पिछले वर्ष क्या रिटर्न रहा है और क्या जोखिम है, उसी के दावों को चेक करेगा सेबी। सेबी के बारे में, सेबी का गठन होता है 1988 ईस्वी में। सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 मिलता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। इसकी पहली महिला प्रमुख थी माधवीपुरी बुच। वर्तमान में इसके प्रमुख है तुहिन कांत पांडा जी। तुहिन कांत पांडा जी वर्तमान में सेबी के प्रमुख हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण हाल ही में कहाँ प्रारंभ हुआ है। सम्मेलन वाला और राष्ट्रीय सम्मेलन वाला क्वेश्चन है। ये अभी हाल ही में साथियों, ये अभी हाल ही में चंडीगढ़ में संपन्न हुआ। चंडीगढ़ में देखिएगा, चंडीगढ़ में 30 अप्रैल से लेकर के 1 मई, 30 अप्रैल से 1 मई राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। देखिए इसी में साथियों, इसी में एक और बात आपको ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ में जो 10वें क्रम का राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ, यहाँ पर झारखंड की एक पहल है AMB T4 मोबाइल एप्लीकेशन पहल। इसी को एक बेस्ट अवार्ड भी मिला है। पूरा बात, राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 10वें क्रम का कहाँ हुआ, चंडीगढ़ में। उद्घाटन किसने किया, तो हेल्थ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने इसको किया है। देखिए इसमें हुआ क्या है, इस सम्मेलन को तो हमने पढ़ लिया, चंडीगढ़ में 10वें क्रम का हुआ, JP नड्डा ने उद्घाटन किया स्वास्थ्य मंत्री। चंडीगढ़ में 10वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में झारखंड की स्वास्थ्य पहलों को राष्ट्रीय पहचान मिली है। राज्य के डिजिटल नवाचार AMB T4 मोबाइल ऐप और एकीकृत शिशु देखभाल मॉडल को अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है, तो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने। आयोजन कब से कब तक, तो 30 अप्रैल से 1 मई, यानी 2 दिवसीय यह सम्मेलन था साथियों। तो ये था आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होगा तो कमेंट करिएगा। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।